श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी कक्षा 9 चैप्टर नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। अब हमें यह देखना है कि यह जो गद्य है आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें लेखक क्या कहते हैं। इसके जो लेखक है वे है मोहन राकेश। तो सबसे पहले इस गद्य की शुरुआत करने से पहले हम राकेश जी का परिचय ले लेते हैं। तो मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी कि पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे परंतु उनकी साहित्य में रुचि थी, अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रूप में अध्यापन कार्य किया। तब तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन में भी इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। तो यहाँ पे हमने मोहन राकेश का परिचय लिया। अर्थ क्या है? गुलमर्ग का अर्थ है कश्मीर का एक प्राकृतिक और सुंदर स्थान है। सुंदर एवं प्राकृतिक जो स्थान है उस स्थल का जो नाम है वे है गुलमर्ग। वहाँ पे लेखक है वे पर्यटन के लिए वहाँ पे जाते हैं और तत्पश्चात उन्होंने अपने लिए जो कुछ भी अनुभव प्राप्त किया है वे इस गद्य में आत्मवृत्तांत के रूप में लिखा है। तो इसका हमें अब अभ्यास करना है। तो छात्र अब हम इस गद्य की शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बोला कि गुलमर्ग है वे कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। तो इसकी शुरुआत में पहला हमारा पॉइंट है पहली मुलाकात। पहली मुलाकात यानी कि लेखक यानी कि मोहन राकेश जब पहली बार गुलमर्ग जाते हैं तब उन्होंने कैसा अनुभव किया था, तत्पश्चात उसे कौन से विचार आए थे, किस प्रकार उन्होंने वहां पे कार्य किया, ये सब हमें आगे देखना है। तो इस गद्य की शुरुआत करते हैं। कुछ जगहें होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहां कुछ असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। लेखक क्या कहते हैं कि कभी कभी हमें ऐसा होता है कि किसी भी स्थान पर नया स्थान है वहां पे हम जाते हैं तो हमारी आंखें उस स्थान को देखकर चौंक जाती है हमें, और लेखक को भी ऐसा हुआ और धीरे धीरे लेखक है वे स्थान से परिचित हो गए। तत्पश्चात ऐसा होता है कि जब पहली बार लेखक गुलमर्ग गए तो लेखक को कुछ नया नहीं लगा। और क्या लगा उन्होंने? एक बड़ा सा सपाट मैदान है और देवदारों का बड़े बड़े पेड़ है, ऐसा उन्होंने देखा, लेकिन कुछ उसमें नयापन लेखक को लगता नहीं है। बस मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देखाया। गुलमर्ग एक ऐसा और सुंदर और प्राकृतिक स्थान है जिसको देखने से ऐसा होता है समय कब पसार हो जाता है हमें पता नहीं चलता। लेकिन लेखक को क्या हुआ? लेखक एक ही घंटे में पूरे का पूरा मैदान है वहां पे जो गुलमर्ग है वहां पे चलकर वापस आ जाते हैं। तो क्या होता है? मगर बाद में महीनों रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया था। क्या हुआ छात्र? लेखक जब पहली बार गुलमर्ग जाते हैं तो उसे ऐसा लगता है इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्या नयापन है इसमें, बस सिर्फ मैदान ही तो है और बहुत सारे पेड़ है, लेकिन कुछ नया नहीं लगा। एक घंटे में वापस भी आ जाते हैं। लेकिन जब दूसरी बार लेखक है वे गुलमर्ग जाते हैं तब उसे एहसास होता है और तब उसे ऐसा लगता है कि मैं एक बार तो क्या 2 बार या 3 बार, मैं कितनी बार चाहे आ जाऊं, लेकिन यह जो गुलमर्ग का
उसका जो एहसास है, वे जो पूरे का पूरा जो स्थान है, वे पूरी तरह से अभी भी नहीं देख पाया हो। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता इतनी है कि उसे पूरी तरह से देखा ही नहीं जा सकता था। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहां के 7 व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान में एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कितनी अच्छी बात लेखक ने बताई है यहाँ पे कि गुलमर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम लोग वहाँ पे रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति उस स्थान पर महीनों भर वहाँ पे रहता है तो वे महीनों भर के साथ साथ रहने से उसका जो सपाट मैदान होता है गुलमर्ग का, उसका एक हिस्सा मानने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं यही का हूँ, इस मैदान का एक हिस्सा ही हूँ। ऐसा जो व्यक्ति वहाँ पे रहते हैं, जो उसका एहसास करते हैं, उसे ऐसा लगने लगता है। आगे हम देखते हैं छात्र, दूसरा पॉइंट है गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा। गुलमर्ग कैसा है? तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। लेखक ने यहाँ पे पूरा का पूरा जो वहां का सौंदर्य है उसके बारे में बताया है। कांपती तितलियां और उठते बादलों और बर्फ। कश्मीर में आपको पता है पहाड़ियां होती है, वहां पे ज्यादातर बर्फ की ही बरसात होती है। तो गुलमर्ग है वे कश्मीर का ही एक प्राकृतिक स्थान है। तो वहां पे बर्फीले पहाड़ियां होती है, तो वहां पे तितलियां कांपती है, पूरा विस्तार है जिसमें स्वयं भी रहता है और उस ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा विस्तार है हमें समाया हुआ है। और सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा। जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तब बहुत ही घना कोहरा यानी कि घना अंधकार जैसा छा जाता है और पीली धूप और सब कुछ। इसमें बाद में पीली धूप थोड़ी तरह दिखाई देती है और सब कुछ वातावरण है वे बदलाव आ जाता है। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। कितनी अच्छी बात यहाँ पे लेखक ने बताई है कि जब हम लोग वहां पे जाते हैं गुलमर्ग और गुलमर्ग से जब वापस हम लौटते हैं तो कुछ हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ हमारा कुछ छूट जाता है। ऐसी कितनी अच्छी जगह है कि वहां हमारा सब कुछ परिचित है लेकिन फिर भी अपरिचित सा लगता है, कुछ अपरिचित सा बना रह जाता है, ऐसा हमें एहसास होता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, हम सब इसमें आ जाते हैं। किसी न किसी सभी का एक सपना होता है कि हमें वहां जाना है, ये देखना है, वो करना है, ये हमारी मंजिल, हमारा ध्येय, लक्ष्य कुछ अलग ही होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहां हमारा जो सपना है वे फूल बनकर उगता है। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में हमें ऐसा लगता है कि हमारा सपना यहाँ पे ही साकार होने वाला है, फूलों की तरह उगता है, हमारे सामने खिलता हुआ नजर आता है। और उसके बाद उसके आसपास जो हरियाली है, आर पार जो लाल लाल पार छत है, उसके ऊपर आकाश में हमारा सपना चाहे फल फूल रहा हो, ऐसा एहसास होता है। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है। यहाँ पे एक मुहावरे का अर्थ आता है मुग्ध होना। इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। मुग्ध होना यानी कि आश्चर्यचकित होना। हमारी आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है। क्या देखती है? और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। हम ऐसे आश्चर्य से देखते हैं तब अचानक ही फूलों में नया रंग भरा हुआ है, ऐसा हमें नजर में आ रहा होता है। प्राकृतिक तत्वों में ऐसा बदलाव आता है, इस
वातावरण में नई नई कोपलें फुटाती है। हर क्षण नया अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। वातावरण में इतना बदलाव आता है, नया नया अनुभव होता है, फूलों में नए नए रंग खिल जाते हैं, हमें उसको देखकर आश्चर्य हो जाते हैं और सृष्टि में नया रोमांच आ गया हो ना, ऐसा लगता है। उसके आगे कवि लेखक कहते हैं कि बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। बादलों के पोर्टिको के नीचे यानी कि ऊपर बादल होता है, उसके नीचे जो धरती पर जो नीला घास होता है उसके ऊपर लोग हैं वहां पे बैठे हुए हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। सैलानियों की पंक्तियां यानी कि कितने सारे लोग हैं वहां पे घूमने के लिए जाते हैं, वे सब हमें नजर आते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली है। रंगों के कुछ बिंदु यानी कि पूरा का पूरा जो वहां पे प्राकृतिक तत्व है वे हरियाली सा छा गया हो ना, ऐसा लगता है। हर क्षण एक नया अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। वहां पे कहते हैं कि वहां पे कितने सारे लोग, रोमांच की सृष्टियां होती है, हरियाली छाई होती है और उसके बाद कहते हैं कि सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगते हैं और अचानक वहां पे प्रकाश से नन्ही नन्ही बूंदे वहां पे गिरने लगती है। पानी की तरह जो पानी की बूंदे होती है, गिरती है नीचे की तरफ, उसी प्रकार वह बूंदे वहां पे गिरती है। रंगीन बिंदुओं पर विस्तार एक बार सिहर जाता है और जो रंगीन बिंदु है तो उसका जो वातावरण है वे पलट जाता है और अपने को समेटने लगता है और ऐसा लगता है कि हम उसमें चाहे समा गए हो। ऐसा उस प्राकृतिक तत्व में जो बदलाव आता है तो उसके आधार पर हमें भी ऐसा नयापन दिखने को मिलता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बन जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर पगडंडी की पतली पतली नरम बाहें। अब वातावरण में बदलाव आ जाता है, हरियाली का सपना फूल बन जाता है और मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है यानी कि जो मैदान है, सपाट मैदान है वहां का, तो उसमें कोई नया रंग भर जाता है, कुछ नया इसमें दिखता है, ऐसा लगता है और चारों ओर धुंध ही धुंध है यानी कि जो वातावरण है वे बदल गया है। और बेबस होकर, बेबस यानी कि लाचार होकर फैली पगडंडी, नरम बाहें फैला रही। पगडंडी यानी कि बहुत ही छोटा सा जो रास्ता होता है उसे पगडंडी कहते हैं। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढा सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। अब क्या होता है, बादल बरसेगा, ऐसा वातावरण है बदल गया है, शायद बादल बरसने लगे तो उसके बाद फिर नयापन दिखने को मिलेगा और सूरज चमकेगा और फूल से नया सपना है वे भी जन्मेगा, ऐसा लेखक कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भट फिरेंगे। बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप यानी कि बादलों में जो पानी भरा हुआ है, जो बरसात के रूप में बरसने वाला है, ऐसा लगता है कि इधर उधर भटकने लगे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टेक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत हो, रात हो तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। यहाँ पे लेखक जो अनुभव करते हैं उसके बारे में बताते हैं कि जब बादल बरसने वाले हैं, ऐसा समय हुआ है तो ऐसा लगता है कि फूल में से भी नया सपना जन्मेगा। भेड़ और बकरियों की जो पगडंडी है वहां पे टिक जाएगा और दिन चाहे ऐसा लगता है कि रात की प्रतीक्षा कर रहा हो कि अभी रात होएगी, ऐसी बात करते हैं लेखक। और सारा मैदान है वे खामोशी में हो बदल जाता है
और तत्पश्चात रात ऐसी आती है कि लेखक ऐसे कहते हैं कि मैं उस रात को कभी नहीं भूलूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। तो यहाँ पे लेखक ने अब तक जो बात की, वो जो हमने बात सुनी लेखक ने, वे क्या थे? प्राकृतिक शोभा थी। लेकिन अब बात आती है गुलमर्ग की शाम। तो हमारा जो गद्य है इसका शीर्षक भी ऐसा है, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। अब लेखक है वे अपनी होटल की खिड़की पर खड़े हैं, तो वहां पे उन्होंने क्या ऐसा देखा कि जिसके आधार पर इतना उन्होंने यहाँ पे गद्य लिखा। और जो गुलमर्ग के बारे में जो प्राकृतिक तत्व, उसकी शाम, जो उसकी शोभा के बारे में हमें बताया है। अब यहाँ पे लेखक ने शाम का जो वर्णन किया है गुलमर्ग के बारे में, यह हमें देखना है कि लेखक है वे अपनी खिड़की के सामने वहां पे खड़े थे। लेकिन अचानक क्या हुआ? दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। लेखक अपनी खिड़की की ओर खड़े थे और सामने से ऐसा लगा कि बादल की बहुत ही बड़ी घटा है वे लेखक के सामने आ रही है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और अपने में लपेट ले। लेखक को ऐसा एहसास होता था कि जो बादल की जो घटा है उसके ऊपर आए और लेखक को उसमें लपेट ले। लेखक उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? बरसती घटा में धीर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से धीर आए व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, पर इससे अलग स्थिति है। लेखक को ऐसा एहसास होता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझ पर वो बादल जो घटा है वे आए और मैं उसमें सिमट जाऊं और वे मुझे इसमें समा ले। लेकिन ये तो बहुत ही कम होता है। तो क्या हुआ आगे कि यह इसमें अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर स्तंभ के सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ तुझसे कमजोर नहीं हूँ। लेखक क्या बोले कि मैं तो अपने खिड़की के सामने खड़ा था, बहुत ही बड़ी घटा मेरे सामने आ रही थी और मैं ऐसा बोलता था तुम आओ मेरे पर, मैं कमजोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। लेखक को ऐसा होता है कि वह घटा मुझ पे आए और मुझ में वह छा जाए, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत तेजी से वह आ रही थी, हवा भी तेज थी, लेकिन जो घटा की तेजी थी वे बढ़ नहीं रही थी। हालांकि तूफान भी बहुत उठा, लेकिन बार बार जोर की गरज होती रही और जिससे आकाश और धरती की शिराएं भी कांप जाती थी। अब लेखक को ऐसा लगता है कि बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कांधना थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक को ऐसा एहसास हो गया कि मुझ पर शायद वे घटा है वे आकर बरसेगी, भयानक विस्फोट होगा, ऐसी चीज होने वाली है। मैं बहुत ही खुश था, लेकिन अचानक क्या हुआ? लेखक तो बाहें फैलाकर उसके सामने ही खड़े थे, लेकिन क्या होता है? मगर अचानक हवा रुक गई। जो वहां पे सामने से घटा आती थी और बाद में क्या हुआ? अचानक हवा है वे रुक जाती है। बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिठक गया और जो तूफान बढ़ रहा था वो ज्यों का त्यों ही रह जाता है और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। और जो प्राकृतिक तत्व वातावरण में जो बदलाव था वहां का वहां रुक जाता है और बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान के नीचे आना पड़ा था। लेखक को ऐसा लगता है कि वहां पे ऐसा एहसास हुआ कि लेखक की सांसें भी रुकी हुई थी
उन्होंने भी ऐसा लगा कि आसमान के नीचे मुझे आना है। लेखक को ऐसा लगता मैं शायद उसके साथ चला जा रहा हूँ, तूफान में आ गया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी तूफान भी चला गया और लेखक का जो जोम था वो भी उतर गया। और उसके बाद जो लेखक कहते हैं कि मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। लेखक है वे तूफान के बराबर का कभी नहीं हो सका और कोई भी हो ही नहीं सकता है। इसके बाद अब लेखक का अनुभव कौन सा है, यह हमें आगे देखना है। प्रायः लेखक अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। जो लेखक ने अनुभव किया गुलमर्ग की खिड़की से, वे ऐसा क्षण था जो लोगों के जीवन में 2 या 1 बार तो आते ही है। लेकिन गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी के रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है। लेखक ऐसा कहते हैं कि लेखक सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता ही, ऐसी बात आती ही है जिसके कारण वहां जिस प्रकार लेखक को गुलमर्ग में अनुभव होता है उसी प्रकार सबको होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं गुलमर्ग की कि जिसके कारण लोग हैं वहां पे खींचे चले जाते हैं। वहां किसी न किसी व्यक्ति का किसी न किसी प्राकृतिक तत्वों के साथ आकर्षण जरूर ही है, वरना वहां है क्या एक खुला सपाट मैदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में वैसा देखने के लायक है ही क्या, एक बहुत बड़ा खुला सपाट मैदान ही तो है, तो वहां पे क्या खेली जाती है, गोल्फ। छात्र यह एक गेम है वहां पे खेली जाती है जिसका नाम है गोल्फ। वहां खेलने के लिए लोग ज्यादातर जाते हैं। व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? यहाँ पे लेखक हमारे लिए एक प्रश्न छोड़ते हैं। लेखक ऐसा कहते हैं कि क्या व्यक्ति वहां पे बार बार क्यों जाते हैं, वहां गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य जिस प्रकार लेखक ने यहाँ पे हमारे सामने वर्णन किया, ऐसे सुनकर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें एक बार तो गुलमर्ग जाना है। तो उसी प्रकार ऐसा नहीं है कि सब लोग वहां पे गोल्फ खेलने के लिए ही जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक तत्वों का अनुभव करने के लिए ही वहां पे लोग जाते होंगे। तो छात्र यहाँ पे जो हमारा गद्य है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, ये यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे हमने देखा प्राकृतिक तत्व, लेखक का जो अनुभव है, लेखक ने जो कौन से अनुभव किए, उसके बाद लेखक ने जो सारांश के रूप में हमें बात बताई, इसके बारे में आज हमने अभ्यास किया। तो छात्र यहाँ पे मैंने जो स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, ये आपका होमवर्क है। ये तीनों प्रश्न है, आपको एक बार लिखना है। यहाँ पे लिखा है गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा। और क्वेश्चन नंबर 3, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई। ये तीनों प्रश्न आपको HW में करने होंगे।